आप रेगिस्तान के रेतीले टीलों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सांस फूल रही है और आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं। आपका शरीर डिहाइड्रेट हो चुका है। आप समझ गए हैं कि अब और नहीं चल पाएंगे। खैर, किसी तरह आप रेत के टीले पर पहुंचते हैं। फिलहाल वहीं खड़े हैं जहां आप नहीं होना चाहते थे। ये इतना डरावना है कि आपको इसे समझने में भी कुछ सेकंड लगते हैं। दूसरे छोर तक सिर्फ रेत ही रेत है, एक ऐसा रेतीला समुद्र जिसका छोर नहीं दिख रहा है। आप अपनी सुरक्षित दुनिया से दूर, असहाय, अकेले एक अरैकिस प्लैनेट पर खो चुके हैं। साइंस फिक्शन की कहानियों की दुनिया से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है, फिर चाहे वे बर्फीले ग्रह हो या हरे भरे लुभावने जंगल। लेकिन ऐसे ग्रह तो सिर्फ लिटरेरी यानी साहित्यिक और सिनेमा के आउटर स्पेस में ही मिल सकते हैं, और कम से कम अरैकिस तो वो जगह नहीं है जहां आप अपने परिवार को पिकनिक पर ले जाना चाहेंगे। अगर आपने अब तक साल 2021 में रिलीज हुई ड्यून मूवी नहीं देखी तो चिंता न करें, हम इसे स्पॉइल नहीं करने वाले। हो सकता है आपने 1984 का वर्जन या फिर साल 2000 में आई मिनी सीरीज कंप्यूटर गेम्स भी न देखे हों, या इसके ओरिजिनल क्रिएटर फ्रैंक हर्बर्ट के 6 नॉवेल भी न पढ़े हों। लेकिन फिर भी आपको ये तो पता ही होगा कि ड्यून फिल्म के ज्यादातर एक्शंस अरैकिस पर ही किए गए हैं। वहां कोई प्यारा रोबोट नहीं, बल्कि सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी और रेत के टीलों के नीचे बड़े बड़े सैंड वॉर्म्स ही मिलते हैं। बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं मॉन्स्टर टाइप के कीड़े। ये 1400 फीट तक लंबे हो सकते हैं, यानी धरती के सबसे बड़े क्रिएचर ब्लू व्हेल से भी 3 गुना लंबे। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि क्या इन रेतीले टीलों के बीच लोग सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन ये जानने से पहले कि उन्होंने क्या किया, इस प्लैनेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अरैकिस पर पहले से ही लोग रह रहे थे जिन्हें फ्री मैन कहा जाता था। यहाँ के ओरिजिनल यानी असल निवासी भी वही हैं। उन्होंने इस रेगिस्तानी माहौल में खुद को ढाल लिया है। उन्होंने एक फुल बॉडी आउटफिट बनाया जिसे स्टिल सूट कहा जाता है। ये बॉडी के मॉइस्चर जैसे पसीने को शरीर से बाहर नहीं निकलने देता और इसकी इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर पीने लायक पानी बनाकर वापस कैच पॉकेट में सर्कुलेट कर देता है। शायद इसका स्वाद इतना अच्छा ना हो, लेकिन ये उन्हें जिंदा जरूर रखता है। अगर ये स्टिल सूट सही तरह से काम कर रहा हो तो इसे पहनने वाला इंसान रेगिस्तान में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। अगर हमें अरैकिस पर या रेगिस्तान में कहीं छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दरअसल ये वहाँ के तापमान पर डिपेंड करता है। जाहिर है कि ये जितना गर्म होगा शरीर को उतना ही नुकसान होगा। डिहाइड्रेशन की सबसे पहली स्टेज प्यास है। ये तब होता है जब हमारा बॉडी वेट 2% तक कम हो जाता है। इससे कमजोरी महसूस होने लगेगी। हमारे शरीर का 60 से 80% हिस्सा पानी होता है। जगह का तापमान ज्यादा होने पर हमारे शरीर का 1.5 से 3 लीटर पानी हर घंटे सूख जाएगा। फिर पसीना निकलना बंद हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए ब्लड थिक और हार्ड होने लगेगा। हार्ट बीट बढ़ जाएगी और हम किसी पुरानी कार के इंजन की तरह गर्म हो जाएंगे। इससे इतनी कमजोरी आ जाएगी कि हम कुछ भी काम करने के लायक ही नहीं बचेंगे। जब तक शरीर का 4% वजन कम होगा हमें बेहोशी होनी शुरू हो जाएगी। 7% बॉडी वेट कम होने पर हमारे बॉडी पार्ट्स फेल होने लगेंगे। अब तक आपको इसका असर समझ आ गया होगा। अफसोस कि हमारे पास स्टिल सूट नहीं था, पर शुक्र है कि फिल्मों से हम ऐसी जगह नहीं पहुंच सकते और पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए आराम से फिल्म देख सकते हैं। वैसे भी मुझे तो फिल्मों में ही रेगिस्तान देखकर प्यास लगाती है। ब्रिटिश क्लाइमेट के वैज्ञानिकों को शायद ड्यून में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। उन्हें जब भी समय मिला मनोरंजन के तौर पर इस प्लैनेट की जानकारी हासिल करनी शुरू की। उन्होंने अरैकिस का रियल 3D डिजिटल क्लाइमेट मॉडल तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने जितना हो सका अरैकिस का डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने ड्यून फैंडम विकी के साथ साथ ड्यून इंसाइक्लोपीडिया बुक, जिसमें सैकड़ों क्रॉस रेफरेंस वाली जानकारी थी, सभी को अच्छे से पढ़ा गया। इस डेटा को इकट्ठा करने में 8 साल का समय लगा था।
उन्होंने जो पता लगाया वो ये कि अरैकिस का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ था और जो हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए काफी था। शुरुआत तो काफी अच्छी हुई। इस प्लेनेट का सरफेस पूरी तरह से सूखा हुआ रेगिस्तान जैसा है, लेकिन पहाड़ों की वजह से यहाँ फ्री मैन स्पीशीज को सरवाइव करने का मौका मिला। रेगिस्तान में रहने वाले सैंड वॉर्म्स की वजह से भी यहाँ का इकोसिस्टम काफी यूनिक है। इनका इंटरनल सिस्टम भी ब्लास्ट फर्नेस की ही तरह होता है। ये बहुत गर्मी निकालते हैं और बिना पेड़ पौधों वाली इस जगह को ऑक्सीजन देते हैं। अगर वे संडे वॉक के लिए बाहर निकले हो तो उनके रास्ते में आने की गलती मत करना। प्लेनेट पर पहाड़ों के नीचे गहराई में पानी भी है। एटमॉस्फेयर में भी भाप के रूप में पानी की कुछ मात्रा है। इसी पानी को विंड ट्रिप तकनीक से इकट्ठा किया जाता है। रेत के टीलों की वीरान और बंजर धरती के बजाय पोलर एरियाज यानी ध्रुवीय क्षेत्रों का क्लाइमेट हल्का होता है और ये जगहें इंसानों के हिसाब से बेहतर होती हैं। इन्हीं की बदौलत यहाँ जीवन है। इसके बारे में मौजूद कई थ्योरीज से जानकारी मिलती है कि अरैकिस की पूरी जियोग्राफी की वजह से ही यहाँ सरवाइव किया जा सकता है। ये पता लगाने के लिए कि क्या अरैकिस की जियोग्राफी और एनवायरनमेंट में रह पाना वाकई पॉसिबल था या सिर्फ कोरी कल्पनाएं थीं, वैज्ञानिकों को एक क्लाइमेट मॉडल तैयार करना पड़ा। शुक्र है ऐसी टेक्निक पहले से ही मौजूद थी। इसका इस्तेमाल क्लाइमेट के दूसरे फैक्टर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट मॉडल में वो सब कुछ शामिल किया जो वे अरैकिस के बारे में जानते थे। इसमें प्लेनेट के ऑर्बिट और एटमॉस्फेयर किन चीजों से बना था, सभी जानकारियां शामिल थीं। ये भी धरती के ही जैसा है, लेकिन इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी कम है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अरैकिस पर ओजोन कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर का 0.5% है, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये 0.00006% है। इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करने के लिए उन्हें एक बड़े से सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि इसके नतीजे पाने में 3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इतना इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने देखा कि अरैकिस के ट्रॉपिकल एरिया में सबसे गर्म महीनों में यहाँ का तापमान 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और सबसे ठंडे महीनों में भी मौसम 59 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं गया, यानी ये धरती से बहुत अलग है। इतना ही नहीं, यहाँ का सबसे गर्म तापमान मिड लैटिट्यूड यानी मध्य अक्षांशों और पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्रों जितना है, जहाँ गर्मियों में यहाँ का तापमान 158 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किताबों में भी यही मिलता है, जबकि सर्दियों में मिड लैटिट्यूड में तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर पोलर रीजन में -103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, यानी अलास्का से भी ज्यादा ठंडा। ऐसा कैसे हो सकता है? मॉडल ने दिखाया कि अरैकिस के पोलर रीजन के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नमी है और ये हमेशा बादलों से ढका रहता है। इससे यहाँ का तापमान बढ़ेगा क्योंकि पानी की भाप को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। किताबों में ये भी लिखा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पोलर आइस कैप्स हैं, पर मॉडल से पता चला कि यहाँ की गर्मी कहीं की भी पोलर आइस को पिघला सकती है। साथ ही सर्दियों में स्नोफॉल भी नहीं होगा, इसलिए नई पोलर आइस कैप्स भी नहीं बनेंगी, यानी गर्मी की छुट्टियों में करने के लिए हमारे पास काफी कुछ होगा। धरती से ये इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन मॉडल फिर से इसके बारे में कुछ और कहता है। इससे पता चला है कि यहाँ बारिश तो होती है लेकिन बहुत कम। यहाँ बारिश गर्मियों और बसंत के मौसम में होती है और ये पहाड़ों से लेकर पठारों तक ही सीमित है। साथ ही पोलर लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल एरिया में अक्सर बादल छाए रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका जवाब तब दिया जब लगभग हर कोई इसके बारे में जानना चाहता था, क्या इंसान वाकई अरैकिस पर जिंदा रह सकते हैं?
दरअसल इंसानों के लिए इसकी सबसे सुरक्षित जगह ट्रॉपिकल एरियाज हैं, लेकिन फिर भी ड्यून पर ज्यादा आबादी मिड लैटिट्यूड इलाकों पर रहती है, जहां का तापमान सबसे गर्म होता है। नॉट वेरी स्मार्ट। यहाँ महीने का एवरेज तापमान 120 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है, यहाँ तक कि हम स्टिल सूट में भी सेफ नहीं रहेंगे। सूट का डिजाइन हमारे शरीर को तो ठंडा रख लेगा, लेकिन त्वचा भी धूप के कांटेक्ट में है। आप सिर्फ लॉबस्टर की तरह दिखेंगे ही नहीं, बल्कि फ्राई भी हो जाएंगे। सर्दियों में तो टेक्नोलॉजी के बिना ट्रॉपिकल एरिया के बाहर रहना नामुमकिन होगा। शहरों को सर्दी और गर्मी दोनों में ही नुकसानदायक एटमॉस्फेयर की परेशानी को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल साइबेरिया की तरह यहाँ भी सर्दियों में कड़ाके की इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यहाँ शहर बसाने के लिए बिल्कुल सही नहीं लगता। हालांकि फ्रैंक हर्बर्ट की थ्योरी में कोई कमी नहीं थी। उनकी मृत्यु साल 1986 में हुई। उनका पहला ड्यून नॉवेल साल 1965 में पब्लिश हुआ। वैसे उन्होंने 1950 के दशक के आखिर में इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वे ओरेगन ड्यून्स के दौरे पर गए थे और वहां के रेत के टीलों की मूवमेंट्स उन्हें बेहद पसंद आई थी। उन्होंने देखा कि पेड़ पौधों और घास जिसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उगाने की कोशिश कर रहा था, उनके बिना रेत कितनी भी दूरी तक जा सकती थी और इसमें इतनी ताकत थी कि ये पूरे हाईवे, झीलों और यहाँ तक कि शहरों को भी कवर कर सकती थी। ये सब उसके एक साल पहले हुआ जब 1967 में स्यूक्रो मुनाबे नाम के एक व्यक्ति ने दुनिया का पहला क्लाइमेट मॉडल पब्लिश किया था। साल 2021 में जब वे 90 साल के हुए तो उन्हें अर्थ के क्लाइमेट की मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग की प्रिडिक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला। इसे भौतिकी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए साझा तौर पर दिया गया था। इस सब को ध्यान में रखते हुए फ्रैंक हर्बर्ट जब अरैकिस की अपनी आकर्षक दुनिया में आए तो वे इसकी सही जानकारी से ज्यादा दूर नहीं थे। भले ही ये साइंस के हिसाब से पूरी तरह एक्यूरेट ना हो, पर अरैकिस सही में एक प्लैनेट है और वाकई इंसान वहां रह सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि गर्मियों में अपने शरीर पर सनस्क्रीन की मोटी लेयर लगाई हो। हर्बर्ट के नॉवेल ड्यून से लाखों की कमाई हुई और इसे अब तक का सबसे लोकप्रिय साइंस फिक्शन माना जाता है। उनके बेटे ब्रायन, जो एक राइटर थे, ने 1999 में ड्यून मेंटल में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने राइटर केविन जे एंडरसन के साथ ड्यून यूनिवर्स पर कई और नॉवेल्स लिखे। उनकी ये आकर्षक विरासत आज भी पसंद की जाती है। अगली बार जब भी आप अरैकिस पर जाने का प्लान करें तो गर्मियों में मत करना और स्टिल सूट ले जाना मत भूलना। और हाँ, पानी ले जाना भी मत भूलना, वहां महंगा है।